हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 इंट्रोडक्शन क्लास 11 का जो दूसरा चैप्टर चल रहा है। हमने बहुत सारी बातें 2.1 के इंट्रोडक्शन के अंदर 2.1 के सॉल्यूशन के अंदर करके आए हैं और आज बड़ा ही जबरदस्त एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से नहीं है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर चीज को नंबरों के लिहाज से मत देखा करो कि ये ज्यादा नंबर का इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। ये मैं कहूं कि आपके अपकमिंग मैथ्स का जो आप आगे मैथ्स पढ़ेंगे, चाहे वो 12th में है चाहे वो 11th के भी कुछ चैप्टर्स हैं, और आगे भी आप अगर किसी भी फील्ड में मैथमेटिक्स को लेके चलोगे तो आई थिंक इस चैप्टर के बिना ना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इस चैप्टर में अगर आपने हल्का हाथ रख दिया, आप थोड़ा सा हल्के हो गए, मतलब आपने थोड़ा सा ऊपर से पढ़ के निकलने का प्रयास अगर किया, तो भैया फिर आपका गणित मैथमेटिक्स जो है वो हल्का ही रह जाएगा जिंदगी भर। और इस चैप्टर का डर जो है ना, मैं बहुत बच्चों को जानता हूं, बहुत अपने साथ के साथियों को भी जानता हूं जिस इस चैप्टर का डर उनके अंदर किस हद तक रहता है। तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। बहुत आसानी से चीजें समझ में आती हैं अगर थोड़ा सा दम लगा के पढ़ा जाए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस आप पूरी कोशिश करके पूरा दिमाग लगा के बैठें, पूरा दिमाग लगा के समझें। अमूमन सबके साथ होता है, जब चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसका लगभग 50% हिस्सा समझ में आ जाता है और 50% हिस्सा समझ में आता है, 5 नहीं आता। समय बीतता है धीरे धीरे, जब आप 12th तक पहुंचोगे और इस 11th के जब आखिरी चैप्टर्स तक पहुंचोगे तो फिर आपको ये पूरा 100% समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं है कि आपको वो 50% भी किनको समझ में आएगा, ये 50% भी उनको समझ में आएगा जो 100% प्रयास करेंगे। ठीक है, नहीं अगर वो इसको हल्के में लेके चलेंगे फिर वो समझ लें कि इस चैप्टर की रेंज में कभी आ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो आज इंट्रोडक्शन करेंगे प्रश्नावली 2.2 का, और इसका जो आज हाईलाइट जो मेन टॉपिक है बेटा वो है संबंध, रिलेशन, यानी कि फर्स्ट टॉपिक इसका आज हम शुरुआत कर रहे हैं। संबंध क्या है, तो चलिए अब ज्यादा बातचीत ना करते हुए आपको समझाते हैं संबंध क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो संबंध क्या है, बेसिकली हमें पढ़ना है संबंध, है ना। अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन, सभी को पता है रिलेशन, तो सबको पता होगा ही होगा, ये तो बड़ा कॉमन शब्द है रिलेशन। नॉर्मली बेटा सामान्यतः सामाजिक जीवन के अंदर हमारे आसपास संबंध देखने को मिलते हैं। घर में भाई बहन का संबंध, बाप बेटे का, मम्मी पापा, ठीक है ना, ये सब संबंध होते हैं। लेकिन मैथ्स में क्या है यार, ये गणित के अंदर ऐसी क्या चीजें आई कि ये संबंधों में भी बात होने शुरू हो गई। समझ लें, गणित के अंदर, मैथ्स के अंदर भी बेटा आपके कुछ रिलेशंस बनते हैं। जैसे मैं आपके सामने कहूं कि एक लाइन ये है L और एक लाइन ये M है, और मैं कहूं कि जो लाइन L है वो समांतर है लाइन M के, तो ये जो समांतर होना है, ठीक है नहीं, आपके पास में ये जो समांतर होना है, ठीक है ना, ये जो समांतर होना है ये एक संबंधी तो है। ठीक है ना। और आप लोगों को बेसिक बात पता है, संबंध होने के लिए वी नीड टू ऑब्जेक्ट, दो चीजों का होना जरूरी है। वो दो, चाहे इंसान हो चाहे वो कोई भी वस्तुएं हो, चीजें, मतलब कुछ भी हो, दो चीजों का ही तो संबंध एक दूसरे से दिखाया जाता है। कभी एक का थोड़ा ही कहते हैं कि मैं अपने आप का ही भाई हूं, मैं अपने आप की बहन हूं, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए कम से कम भाई। अब मैथमेटिक्स में अगर आप थोड़ा देखोगे, अगर जैसे मैंने कहा कि ये 4 है और ये 7 है, दो संख्याएं हैं, इनमें क्या रिलेशन है, बहुत बढ़िया रिलेशन है। ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब जो है ये जो चिन्ह है ये रिलेशन को दिखा देगा, संबंध को दिखा देगा। 4 और 7 में संबंध है कि 4 7 से छोटा है, ये भी रिलेशन। बहुत सारे रिलेशन देखने को मिलता है। रेखाओं के बारे में बात करें, दो रेखाएं हमारे पास में है, ठीक है, ये परस्पर लंब है, तो लंब होना एक संबंध है। हमने अभी क्लास 10th में पढ़ के आए हैं समरूप त्रिभुज। ये त्रिभुज सपोज कर लो ABC, है ना, और ये जो PQR है ये दोनों समरूप है। तो ट्राइंगल ABC, है ना, आपके पास समरूप है ट्राइंगल PQR। तो ये जो समरूपता है, ठीक है नहीं, आप सिमिलरिटी है, समरूपता है, ये भी संबंध है। ठीक है ना, संबंध है। तो मेरे बेटे बस बेसिक बात मेरे कहने की मतलब ये है कि संबंध जो है वो
आपके केवल घर परिवार या फिर समाज में देखने को नहीं मिलता, हमारे गणित में भी ठीक ठाक से संबंध देखने को मिलते हैं और जिनको हम गहराई से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम बात करते हैं गणित में संबंध किसका। और सबसे पहली बात तो ये दिमाग में आती है कि दो चीजें चाहिए संबंध के लिए, और दो चीजें कौन कौन सी, इसमें एक वर्ड बनता है कि किसका संबंध, है ना, किसका और किससे, है ना, किससे, किसका संबंध किससे होता है। इस क्वेश्चन का जवाब हमें जब हम ढूंढने निकलेंगे तो पीछे की सब चीजें जो अभी हमने पढ़ाई हैं वो जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं समुच्चय सिद्धांत, और या फिर ये कहें कि मॉडर्न अलजेब्रा, या फिर ये कहें कि आधुनिक गणित हम लोग पढ़ रहे हैं, बीजगणित। तो इसके अंदर हमने अभी अभी पढ़ा था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इधर ही समझाता चलता हूँ कि हमने सपोज कर लो एक सेट मेरे पास में 1 2 एंड 3 है, एंड अनदर सेट मेरे पास में बी जो है सपोज कर लो वो है 3 4 एंड 5, कुछ भी ले सकते हो। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूं किसका किससे संबंध होगा। तो याद रखें कि संबंध हमेशा दो सेट्स के बीच में रहेगा, दो सेट्स के बीच में नहीं, दो सेट्स के बीच के दो सेट्स के एलिमेंट्स के, यानी दो समुच्चयों के अवयवों के बीच में। तो सेट एक ए है, सेट एक बी है, तो इनके बीच में क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, संबंध की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, संबंध की क्या क्या, ठीक है नहीं, संभावना आपके पास में संभावना हो सकती है। तो उनको अगर लिखने का प्रयास करें, ठीक है नहीं, आपके पास में संबंध की संभावना हो सकती है क्या क्या, है ना, क्या क्या मतलब कौन कौन सी, ठीक है, कौन कौन सी। तो किस तरीके से देखा जा सकता है, देखिए कि अगर मैं बात करूं कि इसका पहला एलिमेंट इसके साथ संबंध रखे तो एक कर्मित युग्म बनेगा 1,3। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाने के मूड में हूं तो इसलिए इसको थोड़ा इधर से शुरू करते हैं। जैसे 1,3 है ना, जब 1 कुछ भी रिलेशन रखेगा, या फिर 1 रिलेशन रखेगा 4 से, 1 रिलेशन रखेगा 4 से, और 1 रिलेशन रखेगा 5 से, ऐसे ही 2 रिलेशन रखेगा 2 रिलेशन रखेगा 3 से, और 2 रिलेशन रखेगा 4 से, और 2 रिलेशन रखेगा 5 से। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी रिलेशन हमने जो संबंध है वो अभी परिभाषित नहीं किया है, अभी सिर्फ संभावनाएं देख रहे हैं कि कौन किसका भाई बहन वगैरह के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, कि हम सिर्फ जोड़ रहे हैं, हम इकट्ठे कर रहे हैं, जो दो को इधर बिठा दिया, दो को इधर बिठा दिया, फिर पता करेंगे हाँ भाई तुम भाई हो बहन हो, तुम पति हो या पत्नी हो, तुम माँ हो या बाप हो। तो आई थिंक दैट्स ऑल, अभी तो सिर्फ देख रहे हैं कि क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इस सेट के साथ क्या क्या संभावनाएं संबंध की बन सकती हैं। तो ऐसे ही फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि 3 का संबंध 3 से हो सकता है, और 3 का संबंध 4 से भी हो सकता है, और 3 का संबंध मेरे भाई 5 से भी हो सकता है। एक बार कैमरा चेक कर लूं, बाहर तो नहीं मैं फ्रेम से निकल गया लिखते लिखते, नहीं, ठीक है, सब अंडर कवर ही है। ओके, तो अब आप देखें तो ध्यान से देखें मेरे भाई, ये वो सभी पॉसिबल कंडीशंस हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंध रखते हैं। तो ये सभी कंडीशन बन सकती हैं, इसके अलावा कोई और कंडीशंस नहीं बन सकती, और कोई संभावना नहीं हो सकती संबंध की। और अगर गहराई से देखें, क्या देखें, ये चीज को अगर मैं एक सेट के रूप में लिखूं, इस चीज को अगर मैं एक सेट के रूप में लिखूं, एक समुच्चय के रूप में लिखूं, तो मेरे भाई आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं दिस इज ए क्रॉस बी, जो हमने अभी 2.1 में बहुत हल्ले मचा के करके आए हैं, ये ए क्रॉस बी तो है, ठीक है ना। यानी कि ए क्रॉस बी जो है ए और बी के अवयवों के बीच में संबंध की जितनी भी स्थितियां बन सकती हैं उसको दर्शाता है। मेरी बात आपको थोड़ी सी कम समझ में आ रही होगी, लेकिन जब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, और थोड़ा सा और अपने आप को इसको फील करोगे, और चीजें अच्छे से पढ़ के आओगे पीछे से, मतलब जो अभी मैंने 2.1 का इंट्रोडक्शन, 2.2 मैंने जब तो अभी कर ही रहा हूँ, 2.1 का इंट्रोडक्शन कराया था, 2.1 को सॉल्व भी कराया था, तो जब फील करोगे तब चीजें मजा आएगा पढ़ने में। तो ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी की जो कार्तीय गुणनफल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो ये जो एक सेट देती है, वो एक ऐसा सेट देती है कि जो ए और बी के अवयवों के बीच में जो संबंध हो सकते हैं, पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, उन सारी कंडीशंस को बताता है, सारी कंडीशंस को। अब तक हमने रिलेशन को स्पेसिफाई नहीं किया कि
पर्टिकुलर बात नहीं करी कि संबंध ये होता है, अभी सिर्फ हमने ऐसे संभावनाएं देखी हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो अगर 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 मैं बेटा आपके सामने अगर मैं आपके सामने एक, अच्छा संबंध को हमेशा कैपिटल आर से लिखते हैं, है ना, कैपिटल आर से लिखते हैं, याद रखना कैपिटल आर से। और चूंकि संबंध कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है, ए से बी तक है, इस ए के सभी अवयवों का, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख के दिखा दूं, अगर तो यहाँ पे लिख के दिखा दूं कि ए के सभी अवयवों का, दिस इज ए एंड दिस इज बी आपके पास में, और ए में है 1 2 एंड 3, फिर 3 4 एंड 5, तो रिलेशन कैसे बनेगा, रिलेशन 1 का 3 से भी बन सकता है, 1 का 4 से बन सकता है, और 1 का 5 से भी रिलेशन बन सकता है, और 2 का संबंध 3 से भी, और 2 का संबंध 4 से भी हो सकता है, और 2 का संबंध 5 से भी हो सकता है। ऐसे 3 का संबंध 3 से भी होगा, और 3 का संबंध इससे भी बन सकता है, और इससे भी बन सकता है। ये सब वो कंडीशंस है जिनको मैंने अभी आपके सामने लिखा है। तो चूंकि ए टू बी है, ए टू बी रिलेशन है, तो इसको लिखने का तरीका है, रिलेशन को हम, संबंध को हमेशा हम याद रखेंगे आर से लिखते हैं, किससे, कैपिटल आर से लिखते हैं, यानी कि एक सिंबल है संबंध को लिखने का कैपिटल आर। तो मैं यहाँ पे साथ साथ आपका एक अच्छा चीजें तैयार करता चलूंगा। तो संबंध आर जो है बेसिकली वो कहां से कहां तक है, सच दैट कि वो ए से बी के अंदर है, तो हम इसको लिखते हैं कि एक संबंध है ए टू बी, ठीक है। अब मैं संबंध को स्पेसिफाई करूंगा और कहूंगा संबंध में कुछ बात कर रहा हूं। संबंध, जो संबंध होता है बेसिकली, संबंध को भी हम लोग दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, अभी सब समझ में आएगा, और एक समुच्चय निर्माण रूप में भी दिखा सकते हैं। समुच्चय निर्माण रूप, ये क्या चीज है, ये उन लोगों से पूछो जिन्होंने पिछला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है ना, कि किसी भी समुच्चय, क्योंकि आर जो है, संबंध जो है वो भी एक समुच्चय ही तो होता है, और समुच्चय उस आर के अंदर इनमें से ही कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो आपके सामने लिखे हैं, ठीक है ना। सारे भी आ सकते हैं, कुछ कम भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि संबंध कैसा है। अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा समझ लेना। मैं संबंध डिफाइन कर रहा हूं कि x, y, देखिए इस संबंध R के अंदर कर्मित युग्म यानी कि आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स होंगे, सच दैट कि जो x है ना वो छोटा, ठीक है नहीं, छोटा है या फिर बराबर है y से। मतलब इस रिलेशन के अंदर, इस संबंध के अंदर, इस संबंध समुच्चय के अंदर ऐसे अवयव आएंगे जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा होगा या बराबर होगा, और जहां पर ठीक है ना, जहां पर जो x एलिमेंट है इट कम फ्रॉम a, ये a से आएगा हमारा, ये जो a है ना, ये वाला a है, ये कहां से आएगा, वो a में से आएगा, और तथा जो y एलिमेंट है वो b में से आएगा। तो ये एक डेफिनेशन है, ये एक संबंध है। अब हमें चेक करना है कि इसके अंदर अगर हम इसी एग्जाम्पल को फॉरवर्ड करते हुए चलें, आगे की तरफ चर्चा इसी पे बढ़ाते चलें, तो जो हमारा रिलेशन बनेगा, संबंध बनेगा, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ये एक संबंध है इस तरीके का, ठीक है। तो ये आपके संबंध का होगा समुच्चय निर्माण रूप। अब मैं लिख रहा हूं उसके रोस्टर फॉर्म को ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे, ठीक है ना, क्लियर कट दिखाई दे। हमें कहा है कि इसके अंदर एक्स वाई कर्मित युग्म आएंगे जिसमें पहली वैल्यू दूसरी से छोटी होगी या बराबर होगी। इसका मतलब इसके अंदर 1 3 भी आ जाएगा, क्योंकि 1 जो है 3 से छोटा है ना, तो 1 3 भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 1 4 भी आ जाएगा, ठीक है ना, 1 5 भी आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर 2 3 भी आ जाएगा, ठीक है ना, फिर 2 4 भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसकी बात मान रहे हैं, इस संबंध की बात मान रहे हैं। तो मेरे बेटे उसके बाद 2 5 भी आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में 3 3 भी आ जाएगा। 3 3 क्यों आएगा, क्योंकि उसने कहा है कि पहला घटक, पहला अवयव जो है कर्मित युग्म का वो दूसरे से छोटा भी है, वो बराबर भी हो सकता है, तो बराबर वाली कंडीशंस भी हम लोग लेके चल सकते हैं। तो 3 3 भी आ जाएगा। और अच्छा इसको हटा दूं मैं, ये तो आपको पता ही है, चलिए अभी नहीं हटाते यार। तो उसके बाद में इसमें से 3 4 भी आ जाएगा, है ना, एंड 3 5 भी आ जाएगा, बस यही आएगा। तो मेरे भाई ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। एंड ये जो आर है, इस आर के अंदर जो इसमें से जो कंडीशंस बनेंगी, आई थिंक सारी आ गई, सभी आ गई ना,
इस रिलेशन के हिसाब से सभी आ गई। इस रिलेशन को मैं बोल देता हूं, सपोज कर लो दिस इज R1, ये R1 है। बहुत सारे डिस्कस करूंगा अभी ताकि आपके की क्लियरिटी जो है, आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाए। तो अब एक और हम संबंध डिफाइन करते हैं, और मैं इधर वाली थोड़ी स्थिति मैं बोर्ड का इस्तेमाल में लाऊंगा, क्योंकि मैंने बोर्ड को बहुत बेहुदे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि इस तरफ लिखना शुरू कर दिया, ये जगह सब बेकार पड़ी है ऐसे ही, ठीक है ना, आपके पास में किसका, इसका, इससे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा एक रिलेशन और मैं डिफाइन करता हूं, और मैं यहां पे देखता हूं, मैं एक रिलेशन, इसको बाद में देखेंगे, यहां पे थोड़ा आ जाए। एक रिलेशन R2 डिफाइन करता हूं, और वो है मेरे पास में कि इसमें XY टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट, ठीक है ना, सच दैट जो X है, ठीक है ना, आपके पास में जो X है बेसिकली आपके पास में, वो स्ट्रिक्टली छोटा होगा Y से, जहां पर, अच्छा मैं ये निशान लगा देता हूं फॉर ऑल, ये ऐसा कुछ उल्टा ये बना के लगा लेते हैं, इसका मतलब है सभी के लिए, है ना, आपके पास में, तो ये चिन्ह भी लगा लेते हैं, या फिर आप केवल इतना भी लिख सकते हो, जहां, जहां भी लिख सकते हो, सारे जहां से। अच्छा, तो X आएगा A में से, और साथ ही साथ और तथा Y जो है वो B का अवयव होगा, ठीक है, आपके पास में B का अवयव होगा, ठीक है ना, आपके पास में। तो एक रिलेशन है R2, तो इस R2 के अंदर कौन कौन से रोस्टर फॉर्म में देखा जाए तो कौन कौन से आपके पास में यहां से कर्मित युग्म आएंगे, उनको उठाओ। कंडीशन है कि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, ऐसा ही है, लेकिन ये बराबर वाला केस हटा दिया गया है, तो इसके अंदर हमारा 1,3 आ जाएगा, ठीक है, एंड 1,4 आ जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट, कर्मित युग्म का पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होना चाहिए, और 1,5 भी आ जाएगा, ठीक है, 1,5 भी आ जाएगा, एंड फिर उसके बाद में 2,3 भी होगा, एंड 2,4 एंड 2,5 भी आ जाएगा, है ना। अब इस पर चर्चा करो, इस संबंध के अंदर जो हमने R2 लिया है, क्या ये आएगा क्या? ये नहीं आएगा, 3,3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सीधी बात है, क्योंकि संबंध जो है वो ऐसा है कि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, ठीक है ना, पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, लेकिन यहां पे तो बराबर है, तो आई थिंक इस वाले को हम लोग इस संबंध में नहीं लेंगे, तो इससे आगे बढ़ेंगे, और हमारे पास आ जाएगा 3,4 आ जाएगा, एंड फिर 4, और फिर आ जाएगा 3,5 आ जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इसका मतलब संबंध के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो उन समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में जितने भी कर्मित युग्म बने थे वो सारे आ जाए जैसे इसके अंदर आए थे। संबंध ये देखो, इसके अंदर सारे ना करके हमारा ये भाई छूट गया, ये वाला छूट गया ना, कोई बात नहीं। तो ये R2 था। अगर मैं एक R3 डिफाइन और कर लूं, और R3 डिफाइन ऐसे कर लूं कि इसमें XY टाइप के एलिमेंट हों, सच दैट कि जो X है आपके पास में, या फिर आप ये कहें कि जो Y है वो X प्लस 2 के बराबर हो, ठीक है ना, जहां पर X जो है, फॉर ऑल X जो है वो A में से, और जो Y है वो B का अवयव होगा, आपके पास में B का अवयव होगा। तो मेरे भाई मेरे बेटे, आपको मुझे लग रहा कि मजे से चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत कायदे से, और अगर नहीं आ रही होंगी तो भी दिक्कत वाली बात नहीं, जुड़े रहो, एक्सरसाइज भी करेंगे, भी तो समय है इसमें, अभी तो हमने सिर्फ थोड़ा सा इसके अंदर घुसे हैं, जब गहराइयों में जाएंगे ना इसकी, तब ये सब समझ में आएगा, और फिर मजा, आपको जो मजा आना शुरू होगा उसका अंदाजा आपको अभी लग नहीं रहा होगा कितना मजा आएगा, अभी तो आपको सजा लग रही होगी कि यार क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट यार, फोन आया है, थोड़ा सा देख लें, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो R3 रिलेशन है, हम R3 की बात करते हैं, तो वो ऐसा है कि इसके अंदर ऐसे कर्मित युग्म आएंगे जिसमें दूसरा जो अवयव है Y जो है, ठीक है ना, Y जो है वो X से 2 अधिक होगा। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे रोस्टर फॉर्म में अगर देखा जाए मेरे बेटा, तो इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले, ठीक है ना, आपके पास में इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले, कि अगर हम देखें यहां पे x की वैल्यू 1 अगर भर दें, क्योंकि हमारे पास है यहां थोड़ा देख लेंगे, y इज इक्वल टू x प्लस 2 वाला रूल है, ये एक नियम है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है, यानी कि आपके पास 1,3 जो है, या ये कहे कि पहला
एलिमेंट्स दूसरे से 2 कम हैं, आप ये भी तो कह सकते हैं, या दूसरा एलिमेंट पहले से 2 अधिक है, तो 1,3 आ जाएगा इसके अंदर। फिर आप देखिए 1,4 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये एक जो है इनका दोनों का जो अंतर है, या ये कहें ये जो दूसरा अवयव है पहले से 3 ज्यादा, हमें कितना चाहिए था 2 ज्यादा, 2 अधिक होना चाहिए। ये 4 अधिक है, ये 1 अधिक है, ये 2 अधिक है, आई थिंक ये वाला आ जाएगा 2,4, तो 2,4, ठीक है मेरे बेटे। और फिर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा 3,5, कि जो ये पहला अवयव दूसरे से 2 कम है, या दूसरा अवयव पहले से 2 अधिक है, ऐसा कह सकते हैं। तो 3,5, तो देखो अब देख लो मेरे भाई, देख लो, दिस इज R3। अब R3 के अंदर केवल और केवल ये एलिमेंट्स आए, 1, 2 है ना, एंड 3। कंडीशन जैसे ही बदलती है, जैसे ही रिलेशन बदलता है, तो आपका रिलेशन के अंदर आने वाले कर्मित युग्म भी चेंज हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, यहां पर हमने अलग अलग रिलेशन लिए हैं। रिलेशन नंबर 1 ये लिया था, जिसके अंदर पूरा सेट ही आ गया था, जो हमें हमारे पास A क्रॉस B का था। R2 के अंदर हमारे पास में एक एलिमेंट छूट गया था, जो उनसा 3,3 वाला था। R3 के अंदर, ठीक है ना, आपके पास में केवल 3 एलिमेंट्स हैं, जहां पर 9 एलिमेंट्स होने चाहिए थे। तो समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब एक रिलेशन और देखते हैं, R4। आप कहोगे सर कितनी बात कर रहे हो, मैं बात करना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कायदे से। इसके अंदर ऐसे कर्मित युग्म आएंगे जिसके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो बड़ा होगा दूसरे एलिमेंट से, जहां x A का अवयव है और y जो है वो B का अवयव है। आप लोगों को देख पा रहे होंगे आराम से, प्यार से, बिल्कुल। तो अगर R4 को रोस्टर फॉर्म में दिया जाए और ऐसे 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 कर्मित युग्म उठाए जाए, ऐसे कर्मित युग्म इसमें से उठाए जाए जिसमें पहला अवयव दूसरे से बड़ा हो, तो कोई दिख रहा क्या? नो, देयर इज नो एनी एलिमेंट। यहां पर कोई भी कर्मित युग्म ऐसा नहीं है जिसमें पहला मान दूसरे से ज्यादा हो। तो आई थिंक इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो R4 जो है एक फाई रिलेशन बनाएगा, ठीक है। R4 जो है एक फाई रिक्त संबंध इसको कह सकते हैं। रिक्त संबंध क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी कर्मित युग्म उपस्थित नहीं होता है, तो भाई वो हो गया रिक्त वाला, ठीक है ना, आपके पास में। तो बेसिकली अब हम लोग बढ़ेंगे इसके, धीरे धीरे हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। और डेफिनेशन जो है क्या होती है, कैसे होती है, मैं जरा इसको वीडियो को पॉज करके आप इस चीज को नोट करो, तब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, बेसिकली हमने अभी तक जो देखा है, हमने ये देखा है कि जो A क्रॉस B है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B जो है आपके पास में, वो जो देता है हमें क्या देता है? हमें देता है समुच्चय A, ठीक है, आपके पास में समुच्चय A तथा समुच्चय B के अवयवों के संबंधों, है ना, के अवयवों के बीच, है ना, के बीच सभी संभावित, है ना, सभी संभावित संबंधों, है ना, संबंधों को दर्शाता है। आप ये कह सकते हैं, दर्शाता है। A क्रॉस B क्या करता है? A क्रॉस B समुच्चय A तथा समुच्चय B के अवयवों के बीच सभी संभावित, या ये कह सकते हैं समुच्चय A से समुच्चय B के बीच, है ना, समुच्चय A से शुरू होकर के, क्योंकि हमने A से शुरुआत करी थी ना, और इधर की तरफ मैपिंग की थी हमने। इसको मैपिंग कहते हैं, इस डायग्राम को कहते हैं मैप करना, मैपिंग कहते हैं, ठीक है, प्रतिचित्रण हिंदी में कहते हैं इस वाले डायग्राम को। तो या अभी इसके बारे में बहुत डिटेल से बात होगी। तो ये दर्शाता है, ठीक है ना। अब अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ें और थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छा आप देखें, अब आप देखें जो R1 है, जो R2 है, ठीक है ना, R1 R2 मीन्स जो मैंने अभी लिखा है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, दिस इज R3, R4, R3 है एंड R4 है। आपके पास में क्या है? R4 है। आप क्या देख पा रहे हैं? अगर मैं ऐसा कह दूं कि दिस इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, 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 जबकि इस केस में तो ये बराबर भी है,
ठीक है ना, आपके पास सबसेट है या बराबर है, लेकिन नीचे वाले उचित उपसमुच्चय बनेंगे जिसके अंदर जो बराबर नहीं है। मतलब इस पूरी कहानी से, पूरे ही एक्सप्रेशन से, जितनी कहानी अब तक बताई है, हमने एक बात तो तय कर ली है कि ए क्रॉस बी जो है, यानी कि जितने भी संबंध बनते हैं वो सारे के सारे कहां से निकलते हैं, ए क्रॉस बी से निकलते हैं। और हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय में पाए जाते हैं तो फिर पहला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय होता है। यानी कहने की बात यह है कि जितने भी R1 R2 R4 तक जितनी भी हमने बातचीत करी है वो सारे के सारे ए क्रॉस बी में से ही आ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो इस ए क्रॉस बी से बाहर से आ रहा हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो संबंध होता है, जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। तो ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू। जो भी संबंध होते हैं, कोई भी संबंध होगा आर, ठीक है नहीं, आपके पास में कि जो संबंध होता है आर, संबंध आर कहां से कहां तक, ए से बी, है ना, संबंध आर ए से बी में सदैव, ठीक है नहीं, आपके पास में ऑलवेज, हमेशा, ठीक है नहीं, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है, उपसमुच्चय, ठीक है ना, होता है, ठीक है नहीं, उपसमुच्चय होता है। जो संबंध आर होता है ए से बी के अंदर वो हमेशा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। और आर के सभी क्रमित युग्मों में, ठीक है नहीं, जो प्रथम घटक होगा, प्रथम घटक, ठीक है नहीं, ए का, तथा जो द्वितीय घटक होगा, द्वितीय मतलब अभी बताऊंगा, द्वितीय घटक जो क्या होता है, ये घटक जो होगा बी का अवयव होगा, ठीक है। मतलब क्या कहा, दिस इज द डेफिनेशन ही बन गई एक, कि जो संबंध आर है ए से बी के अंदर सदैव ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। और आर के सभी क्रमित युग्म, क्योंकि आपको पता है जब ये आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय के अंदर भी ए क्रॉस बी जैसे ही अवयव होंगे और ए क्रॉस बी के अंदर हमेशा कर्मित युग्म आते हैं। तो आर के अंदर भी कर्मित युग्म ही आएंगे। चेक कर लो, जितने भी हमारे पास में ये संबंध लिखे हैं उनमें सब में कर्मित युग्म है। और कर्मित युग्म के किसी भी कर्मित युग्म आप पकड़ो, मैं इसको पकड़ लूं, ये जो पहला अवयव है ये हमेशा ए का है और जो दूसरा अवयव है वो हमेशा बी का है। यही बात वो कह रहा है। पहला घटक पहले सेट का होगा, तो कहां लिखा सेट, वो मिटा दिया मैंने। हमने ए लेके चले थे 1 2 और 3 एंड बी लेके चले थे 3 4 और 5। चेक कर लो, किसी भी कर्मित युग्म का कोई भी अवयव उठा लो तो उसमें पहला घटक ए में से आएगा और इसमें से पहला घटक ए में से होगा, दूसरा घटक बी में से होगा। तो दैट्स ऑल ओवर। आप इसको डेफिनेशन कहें, कुछ कहें, आई थिंक मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने कर ली हैं। अब एक दो डेफिनेशंस और हैं, एक दो बातें और हैं, उनको करने के बाद हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे और चीज़ें आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पॉज कर लें, नोट कर लें, जो भी अच्छा लगता हो वो करें। तो चलिए, अभी बहुत गहराई से बात हो चुकी है, अब इसमें एक दो बातें और हैं। एक दो बातें क्या हैं, नंबर एक, इसमें आता है आपका प्रांत, जिसको हम बोलते हैं प्रांत। क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में इसको डोमेन, अंग्रेजी में ध्यान रखना, अंग्रेजी में बहुत ही जरूरी चीजें हैं, डोमेन। दूसरा आपका एक डेफिनेशन और हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरी होगा आपका परिसर। क्या होता है परिसर, परिसर, ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको रेंज कहते हैं, ठीक है आपके पास में। और तीसरे नंबर पर एक डेफिनेशन और देखनी है, एक बारे में जानकारी और लेनी है, वो है सह प्रांत, ठीक है, सह प्रांत, ठीक है ना, सह प्रांत। और अंग्रेजी में इसको कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो बारी बारी से इसको समझाएंगे, अगर इसको थ्योरेटिकली पढ़ाएंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। तो हम टेकिंग एन एग्जांपल, एक उदाहरण से मैं इसको आपको समझाता चलता हूं। सपोज कर लो कि मेरे पास में एक माना हमारे पास में एक समुच्चय है, दैट इज ए, वो 1 2 3 4 है एंड 5 है, और तथा एक समुच्चय हमने बी और ले लिया, और वो ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 एंड डायरेक्टली 8 आ गए हैं, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं कि एक रिलेशन है मेरा ए से लेके बी तक, और वो डिफाइन है
है ना। वो डिफाइन कैसे है, वो ऐसे है कि इसमें एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट आपके पास में जो y होगा वो x+2 के बराबर होगा, और जहां पर x आता है a में से तथा जो y आता है वो b में से आता है। क्लियर कट दिख भी रहा, नहीं दिख रहा, मेरी पूरी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही? ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। ओके, तो अब इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये तीनों चीजें क्लियर करके बताता हूं और आपको समझ में आ जाएगा फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं जो रिलेशन है उसको हम लिख लेते हैं कि रिलेशन बनेगा कैसा, है ना, रिलेशन बनेगा कैसे। इसको दिखाने का तरीका एक ये है कि इसको आप एरो डायग्राम से आप दिखाएं और तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग संबंध को, जो हमारा संबंध आर होता है उसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में भी दिखाते हैं जो कि लिखा है ना आपके पास में, रोस्टर फॉर्म में भी दिखाते हैं जो कि हम लोग अभी इसमें लिखेंगे, रोस्टर रूप में भी लिखते हैं, और एक तीर आरेख से भी दिखा सकते हैं, एरो डायग्राम अंग्रेजी में तीर आरेख से भी दिखा सकते हैं। और तीर आरेख बनाना जरूरी है, इससे फील आता है, चीजें जब दिखने लगती हैं चित्रों के माध्यम से तो फील आता है, समझ में आता है बढ़िया। तो आई थिंक दिस इज ए, ये इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, और ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, इतने हैं। इधर की तरफ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, और डायरेक्टली 8 आया, 7 गायब है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन के y इज इक्वल टू है x+2 मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, चोक टूट गई हमारी यार, चलो कोई नहीं। इसका मतलब यह है बेटा कि जो दूसरा इस कर्मी द्विगुण का, आपको कर्मी द्विगुण यही तो है x, y है ना आपके पास में, इसमें जो दूसरा अवयव हो पहले से 2 ज्यादा है। मतलब अगर हम एक के लिए बात करें तो एक का जो रिलेशन बनेगा इस रूल के हिसाब से, इसमें एक भरो, 1 और 2 3, एक का रिलेशन बनेगा 3 के साथ में, चेक करो, पहला दूसरे से 2 कम है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि पहला दूसरे से 2 कम है, या ये कि दूसरा पहले से 2 अधिक है, दोनों बातें सही हैं। फिर हम लोग बात करें ये 2 किसके साथ संबंध बनाएगा, 2 बनाएगा इससे 2 अधिक कर लो, इसमें 2 जोड़ दो तो ये आ जाएगा, यही तो बात है। 1 में 2 जोड़ा तो 3 मिल गया, 3 में 2 में 3 जोड़ा तो 4 मिल गया, 3 में जब मैं 2 जोड़ता हूं तो मेरे पास मिल जाता है 5, और 4 में जब मैं 2 जोड़ता हूं तो मिल जाता है 6, और 5 में 2 जोड़ूं तो 5 का रिलेशन कहीं मिल ही नहीं रहा, क्योंकि 7 आना चाहिए था, देयर इज नो 7, यहां पर 7 नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब ये इसका जो संबंध है बेचारे का अधूरा रह गया, और ये रोना की स्थिति में है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें बहुत कुछ समझा के जाएगा ये 5। ठीक है ना, तो अब क्या है, बेसिकली क्या है, अब अगर हम बात करें व्हाट इज डोमेन, प्रांत क्या है, पहले आप लिखिए, इसके अंदर आएंगे 1,3, ठीक है, 2,4, 2,4, 3,5, 3,5 एंड 4,6, 4,6, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब अगर हम बात करें व्हाट इज डोमेन, प्रांत क्या है, तो जो डोमेन होगा, डोमेन जो होगा, प्रांत जो होगा, बेसिकली डेफिनेशन भी लिखूंगा लेकिन अभी समझ लें, ठीक है, वो एक समुच्चय होगा, वो एक समुच्चय होगा, किसका, वो एक समुच्चय होगा आपके जो सेट ए के उन सभी अवयवों का जो बी से संबंधित हैं, मतलब 1 2 3 4, तो यानी कि इसके अंदर 1 2 3 एंड 4, मतलब कहने की बात 5 नहीं आएगा डोमेन के अंदर। कारण यह है कि क्योंकि 5 संबंध नहीं बना रहा है बी के किसी भी अवयव के साथ में, तो 5 डोमेन में नहीं आएगा। अदरवाइज अगर ऐसा होता कि यहां 7 होता, 8 होता, तो आप कहते गुरुजी हो गया काम, फिर आप कहते हाँ 5 भी आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं आ रहा है क्योंकि ए के अंदर कहीं भी, सॉरी बी के अंदर कहीं भी 7 नहीं है, तो हम काहे जबरदस्ती इसके संबंध बनाने के चक्कर में लगे हैं भाई, छोड़ो। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, ठीक है नहीं आपके पास में, कि समुच्चय, ठीक है नहीं, समुच्चय ए के सभी अवयव, ठीक है, सभी, वह सभी अवयव, है ना, कि वह सभी अवयवों का समुच्चय, अवयवों का समुच्चय, ठीक है नहीं, समुच्चय जो बी के
अवयव से ठीक है, अवयव से संबंध रखता है, वो आपका डोमेन बन जाता है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत आसानी से मैंने समझाया है। डोमेन ये हो गया। नाउ रेंज क्या है? परिसर क्या है मेरा? परिसर उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा, बी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो ए से संबंधित है। 3 4 5 7 सॉरी 3 4 5 6। तो जो रेंज बनेगी वो बनेगी 3 4 5 एंड 6। ठीक है बेटा। एंड और इसकी डेफिनेशन देना चाहें कि समुच्चय बी के, ठीक है, नहीं समुच्चय गलत दिख रहा हूं ना, हाँ, समुच्चय बी के वह सभी अवयवों का समुच्चय, ठीक है, नहीं, वह सभी अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों से संबंध रखते हैं, ए के अवयवों से संबंध, ठीक है ना, रखते हैं। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही तो मेरी बातें सुनते रहें, नोट करते रहें, जो भी बेहतर लगता है। तो ये हुआ आपका परिसर। अच्छा, परिसर के अंदर देख पा रहे हैं, परिसर में 1 2 और 8 ये ऐसे हैं जो बी में से छूट गए, मतलब जरूरी नहीं है कि, ठीक है ना, आपके पास में। अच्छा, यहां से एक बात निकल के आती है, और वो बात ऐसी गहरी बात है जिसको यहीं बताया। मैं सह प्रांत को नीचे समझाऊंगा क्योंकि इसके रेंज में एक बात है। जो रेंज होती है ना, बेसिकली जो रेंज होती है, ठीक है ना, वो आपके पास में सबसेट होती है बी की, ठीक है ना, यानी कि जो दूसरा समुच्चय है। अच्छा, अभी बताते हैं, रुको, तीसरी पॉइंट बताने के बाद इसको बताएंगे तो मजा आएगा। तो वो है सह प्रांत। क्या है? सह प्रांत। और सह प्रांत होता है कोडोमेन। क्या होता है? कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन जो होता है आपके पास में, अगर कोई संबंध R2A के अंदर है, R संबंध A से B में है, तो ये आपका कोडोमेन बनता है। तो कोडोमेन क्या है? सह प्रांत जो होता है, ठीक है, सह प्रांत, यानी कि जो कोडोमेन है उसका जो समुच्चय होगा, यानी कि B जो होगा वही होगा, ठीक है ना, आपके पास में B जो है, यानी कि 1 2 3 4 5 है ना, एंड 6 एंड 8 मेरे भाई। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो B है सह प्रांत है, तो रेंज जो होती है वो हमेशा सबसेट होती है सह प्रांत की, है ना, कोडोमेन की। किसकी? कोडोमेन की। याद रखना है, रेंज जो है हमेशा सबसेट होता है, ऑलवेज, है ना, हमेशा सबसेट होता है किसका? किसका? सह प्रांत का। और इसमें ये निशान लगा लेते हैं बराबर भी, क्योंकि कई स्थितियों में ऐसा बनता है कि रेंज और डोमेन दोनों बराबर हो जाती हैं, ठीक है ना, तो हम ये वाला निशान लगाते हैं जिसको हम लोग अनुचित उपसमुच्चय के रूप में पढ़ते थे। ये वाला निशान के नीचे लाइन लगाने का मतलब कभी कभी रेंज जो है डोमेन के बराबर भी हो जाती है, सॉरी डोमेन कह रहा हूं, कोडोमेन के बराबर भी हो जाती है। आई थिंक द परफेक्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल से मैंने आपको ये चीज समझा दी है बहुत आसानी से, बहुत कायदे से, अगर आपने समझी होगी तो, ठीक है ना। और ये भी समझ लें कि संबंध को तीर आरेख से भी हम ऐसे दिखा सकते हैं इजीली, है ना, आपके पास में। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल्स को करते हैं और फिर हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे इसकी से संबंधित प्रश्नावली का। चलिए, अब जितनी भी हमने बातें करी हैं मेरे भाई, और जितनी अभी तक चर्चा की है उसको अब थोड़ा समराइज करने का समय है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं। भाई साहब ने सब कह दिया, जो सीखा है सब पूछ लिया। 7th एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी बुक से, और कह रहा है कि मान लीजिए कि एक सेट है 1 2 3 4 5 6 तक है, और एक संबंध R जिसमें XY प्रकार के कर्मित युग्म होंगे, जिसमें पहला जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले से एक ज्यादा होगा, y = x+1 होगा, द्वारा A से A में। अभी तक जितनी बात बताई है मैंने आपको बेटा, वो बताइए कि रिलेशन R हमने डिफाइन किया है A से B में, है ना, लेकिन ये भी एक समुच्चय, ये भी समुच्चय। तो अब ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि A से A में ही संबंध रहे, घर की बात घर में रहे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि A से A में संबंध है, यानी कि इसका मतलब है कि आपको सेट A से सेट A में ही संबंध बनाना है।
तो अभी अभी समझना, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराओ मत, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको हमें परिभाषित करना, संबंध को हमें परिभाषित करना है। और सबसे पहली बात, इस संबंध को तीर आरेख से दिखाना है, दिखा दूंगा। और इसकी प्रांत, प्रांत मतलब डोमेन, ठीक है, अंग्रेजी में ध्यान रखना है, डोमेन, ठीक है। सह प्रांत मतलब कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन, ठीक है ना। एंड परिसर का मतलब होता है रेंज, ठीक है, आपके पास में ये सब फाइंड आउट आपको करनी है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लें। पहले आर को एक बार लिख लेते हैं कि आर बनेगा क्या, ठीक है ना, आर बनेगा क्या। तो आर को बनाने के लिए इसके अंदर कैसे कैसे अवयव आएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप तीर आरेख से ही कर लो, ठीक है ना। क्योंकि जो संबंध है, मैं सेकंड इस वाले पार्ट को ही कर दे रहा हूं पहले, कि तीर आरेख से ही मैं बात कर लेता हूं। तीन नहीं, तीर आरेख, है ना, तीर आरेख, एरो डायग्राम इसको कहते हैं, एरो डायग्राम, ठीक है, आपके पास में। तो इसमें हमें पता है कि जो रिलेशन बन रहा है दैट इज ए टू ए, घर की बात घर में है, तो ये आपके पास में ए है और ये आपकी ए ही है, ठीक है ना, आपके पास में। तो इसके अवयव जो है वो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। तो इधर भी क्योंकि ए ही है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। तो अब कैसे रिलेशन बनेगा, रिलेशन बन रहा है कि पहला एलिमेंट, सॉरी दूसरा एलिमेंट पहले से एक ज्यादा है, यानी कि x में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है ना, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, इसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। y = x+1, ये एक रूल दिया है उसने कि दूसरे वाला पहले से एक ज्यादा है। चाहो तो आप ये भी कर ले, यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 + 1, तो हमारे पास y का वैल्यू हो जाएगा 2, है ना। तो मैंने 1 को 2 से कनेक्ट करा है, 2 में अगर यहाँ पे 2 भरूंगा तो 2 + 1 = हो जाएगा 3, तो 2 का रिलेशन 3 के साथ आ जाएगा, 3 का 4 को, 4 का 5 के, 5 का 6 के साथ आ जाएगा। 6 जो है नल्ला है, कुछ काम धाम का नहीं है, इसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो बेसिकली अगर हम r को देखें तो r बनेगा 1,2, करीब बना इससे 1 2, then 2 3 and 3 4 and 4 5 and 5 6, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये तो आपका हो गया जो आपका संबंध था, हमने दिखा दिया। दूसरी बात, इसका एरो डायग्राम बनाना था, बना दिया। लेकिन अब इसकी प्रांत लिखनी है, हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, है ना, ये फर्स्ट पार्ट था, ये पूरा का पूरा। फिर सेकंड पार्ट में मैं इसकी आर की प्रांत को याद रखना, डोमेन कहते हैं, तो डोमेन ही याद रखें, ज्यादा समझ में आएगा आपको। दैट इज इक्वल टू, डोमेन क्या होता है, डोमेन वो होता है समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का सेट होगा जो कि उधर संबंध रखेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो लिया जाएगा 1 2 3 4 5, बस 6, इसकी 6 नहीं आएगा क्योंकि ये किसी से संबंध नहीं रख पा रहा है। फिर आर की जो सह प्रांत है, सह प्रांत आपके पास में होगा, यानी कि कोडोमेन जो होगा, ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू जो सेट बी होगा, कंप्लीट सेट बी की जगह ए ही है पूरा, है ना, ए टू बी कहता था ना, तो यहाँ पे जो बी होता था उसी को हम कोडोमेन कहते थे, सह प्रांत, लेकिन ये पूरा सेट आ जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। आप कहोगे यहाँ काहे नहीं छोड़ दिया है 1 को, सह प्रांत में नहीं छोड़ते, अभी छोड़ेंगे इसको भी, टेंशन ना लो। आर की अगर हम लोग रेंज देखेंगे, परिसर देखेंगे, परिसर मतलब रेंज अगर देखेंगे, तो रेंज में उन सभी अवयवों को केवल लेंगे जो कनेक्शन रखते हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ओके, ठीक भाई। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजों को स्पष्ट करेंगे विद एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल और है, और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये कह रहा है कि एक आकृति है, नीचे दी गई आकृति, वो आकृति मैंने साइड में बना दी है, एंड
कह रहा है कि P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है, ठीक है, ये सेट P है, ये सेट Q है, रिलेशन बनाया गया है। इस संबंध को एक तो समुच्चय निर्माण रूप में देना है, ठीक है ना, ओके, और रोस्टर रूप में लिखना है, दोनों तरीके से, क्योंकि चित्र के रूप में दिया है। तीर आरेख, तीन तरीके से हम संबंध को दिखाते हैं, एक तो तीर आरेख से, एक समुच्चय निर्माण रूप से, एक रोस्टर रूप से। तो एक हमें दे दिया गया है तीर आरेख, तो हमें उससे समुच्चय निर्माण और फिर रोस्टर में जाना है। इससे प्रांत तथा परिसर क्या होंगे, तो सबसे पहले तो मैं बात करूं समुच्चय निर्माण रूप की, तो सबसे पहले मैं आर को रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं, तभी इसको डिसाइड कर पाएंगे हम लोग। तो मैं सेकेंड पार्ट पहले कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट यहां कर रहा हूं। तो जो आर होगा बेसिकली, उसके अंदर कैसे कैसे अवयव आएंगे, देखो 9 जो रिलेशन रख रहा है वो 3 से भी रख रहा है और -3 से भी लिख रहा हो। चित्र अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो एनसीईआरटी की किताबें अपने पास रखेंगे तो मजा आएगा। तो 9 का रिलेशन जो है वो 3 से भी है और 9 का रिलेशन -3 से भी है। फिर जो आप देखें तो 4 का रिलेशन 2 से भी है और 4 का रिलेशन -2 से भी है, ठीक है ना। ऐसे जो हमारे पास 25 है उसका रिलेशन 5 से भी है और वो 25 का जो रिलेशन है वो -5 से भी है। चेक कर लो, यही कहा है उन्होंने। ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया इजीली, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम फर्स्ट जो इसका पार्ट है समुच्चय निर्माण रूप में देना चाहें, ठीक है, आपके पास में किस में, समुच्चय निर्माण रूप में, है ना, शॉर्टकट बनाना चाहें इसका, तो मैंने समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखा जा सकता है इस संबंध में इसी क्लास के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय के अंदर बहुत सारी बातें करवाई थी, बहुत सारे उदाहरण दिए थे कैसे बनाते हैं। एक इसकी दुगती रख, ट्रिगर पॉइंट पकड़ लो, इसकी एक मौलिक गुण को पकड़ो इसका। अगर मैं देखूं, मुझे एक चीज दिख रही है कि हमेशा जो पहला अवयव है, पहला घटक है किसी भी कर्मद्युम का, वो दूसरे का वर्ग है। 3 का वर्ग 9, -3 का वर्ग भी 9, 2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग भी 4, 5 का वर्ग 25 और -5 का वर्ग भी 25। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर XY टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे सच दैट कि जो हमारे पास में Y है, जो हमारा X है, वो Y² के बराबर है। चेक कर लो, Y की वैल्यू अगर आप इसमें 3 रखोगे तो X की वैल्यू 25 आ जाएगी। और जहां पर ये बात ध्यान रहेगी, X कम फ्रॉम द P, है ना, तथा Y आता है कहां से, B से। तो ये इसका हो गया, B से नहीं, क्यों दिया गया है, ठीक है ना, क्यों से। और कुछ, अब थर्ड पार्ट में कहा है, 2 चीज पूछी हैं, केवल प्रांत पूछा है, परिसर, डोमेन पूछा है। व्हाट इज डोमेन? डोमेन जो होगा वो हमने कहा था कि P के सभी अवयव जो कनेक्शन रखेंगे तो सभी हैं, तो 9, 4 एंड 25। एंड जो रेंज बनेगी, रेंज मतलब परिसर, अंग्रेजी में ध्यान रखना है, वो जो कनेक्शन रखते हैं, जैसे कि 5, 3, 2, 1 नहीं रखता, है ना, 1 को छोड़ के सब, कि 5, 3, 2 फिर -2, है ना, और -3 एंड -5, तो ये बनेगा। अच्छा, इधर माइनस लेफ्ट हैंड साइड पर अच्छा लगता है तो माइनस इस तरफ लगा दो, इधर सब प्लस में कर दो, ठीक लगता है देखने में, जैसे हम पूर्णांकों को लिखते थे, ठीक है ना। अगर इसका कोडोमेन पूछ लिया जाता, सपोज कर लो अपनी तरफ से एडिशनल, अपनी तरफ से, तो कोडोमेन पूरा सेट क्यों हो जाता है ना आपके पास में, यानी कि 5, -5, -3, -2, फिर इसमें 1 भी आ जाता, 1 और फिर 2, 3 एंड 5, ठीक है ना आपके पास में। चलिए अब बढ़ते हैं इसके लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, और उसमें एक नोट है वो बहुत जरूरी है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 9 जो है हमें वहीं वापस लेके जाता है जो कि जहां से हमने शुरुआत की थी आज के इस लेक्चर की। और उसमें क्या कहा था हमने वहां पे कि A क्रॉस B जो है, वो कह रहा है कि देखो पहले समझ लो कि मान लो कि A इतना है, B इतना है, और A और B में संबंधों की संख्या कितनी होगी, कितने संभावित रिलेशन बन सकते हैं, तो उसकी नॉलेज तो हमें कौन देगा, A क्रॉस B ही देगा, है ना, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या होगा, 1, 2, 3 एंड 1, 4, फिर 2, 3 एंड 2, 4। अब इसके जितने भी संभावित रिलेशन आएंगे वो सब इसी में से आएंगे। और हमने कहा था जो संबंध होता है R, जो संबंध होता है R जो है वो हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस B का, है ना, A क्रॉस B का कार्तीय गुणनफल का वो उपसमुच्चय होता है।
अब जितने भी इस समुच्चय के उपसमुच्चय होंगे उतने ही आपके, सीधी बात ये है, संबंध बनेंगे। तो आप लोग एक बात ध्यान दें कि ए से, है ना, ए से बी में संबंधों की जो संख्या होगी, है ना, संबंधों की संख्या जो होगी, बेसिकली हम ये कह सकते हैं बराबर होगी ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की, है ना, उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है ना। और इसके उप समुच्चय कितने होंगे? हमने एक तरीका बताया था, अगर कोई सेट आपके पास में हो, सपोज कर लो ए है और उसमें 3, 1, 2, 3 एंड 5, इस तरीके से 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या देखने के 2 की पावर जितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर 4 हैं तो इसकी 2 की पावर 4 कर देंगे तो 16। इसका मतलब टोटल इसके जो उपसमुच्चय बनेंगे वो 16 बनेंगे। तो इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं। इसमें कितने अवयव है? 1, 2, 3, 4, तो वो होगी 2 टू दी पावर 4, इसका मतलब 16। टोटल हमारे पास में कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। ठीक है। या इसके लिए एक नोट भी याद रख सकते हैं, ठीक है नहीं, नोट में भी आप लिख सकते हैं, कई बार चीजें नोट से याद रह जाती हैं, कि यदि, यहां ध्यान रखें, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज पी तथा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्यू, तो ध्यान रखें, तो ए से बी में जो संबंधों की संख्या होगी, ठीक है, संबंधों की, रिलेशंस का नंबर होगा, इसकी जो संख्या होगी, संख्या वो हमेशा 2 की पावर p प्लस क्यू के बराबर होगी। सॉरी, p प्लस क्यू गलत कह रहा हूं, p क्यू के बराबर होगी। किसके? p क्यू के बराबर होगी। ठीक है, आपके पास में, ठीक है, 2 की पावर p प्लस क्यू के बराबर होगी। तो a से b के अंदर वही तो किया है मैंने अभी, अलग थोड़ा ही किया है कुछ भाई। इसमें देख लो, एग्जांपल से वेरीफाई कर लें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना था? वो 2 था, 1, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितना था? वो आपका वो भी 2 था। तो ए से बी में संबंधों की संख्या जो होगी वो 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 हो जाएगी, 2 की पावर 4, दैट इज इक्वल टू 16। ओके, ठीक है ना आपके पास में? ओके, कंफर्म हो गया। तो ये आपका कवर हो चुका है बेटा।